बस मैंने यही अंतर लिखा हम्म, और पूरे पेपर में मुझे 1 नंबर मिला, 1/30। 30 मार्क्स का वो फुल पेपर था और उसमें मुझे 1 ही नंबर मिला। यहाँ तक नहीं पढ़े थे तो परिवार का क्या रहता था सर? जो पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, उनका क्या रहता था आपके देखिए, प्रति? मतलब पढ़ने में मैं कमज़ोर नहीं था। ठीक है सर, तो उसमें थोड़ा सा मजा इसमें आता है सर कि पिटाई कभी हुई मम्मी की तो तरफ से? मतलब इतनी तो मैं जानकारी आपको दे ही रहा हूँ कि एक दिन खाना तक नहीं मिलता था। नहीं वो ठीक है सर, पिटाई की बात कर रहे पिटाई तो देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, घर हैं। में उस तरह का बहुत पिटाई होती थी। कहाँ से आया सर आपके पास सपने? जो 10वीं की तक तो बोल रहे हैं कि आप सपने नहीं थे हमारे पास, तो कब से सपने आए कि ये बनना है या वो बनना है? 27 मार्च हम्म, 2006 को मेरे एग्जाम था, तो उसके बाद मैं जो हूँ, हम्म, जब बाहर गया तो मैंने देखा कि सारे लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं। हम्म, मेरे दोस्त जो है, सब सारे लोग जो बचपन के दोस्त थे वो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो उस परिवेश में मैंने खुद को भी सोचा कि मैं भी इंजीनियर बन जाता हूँ। मेरे पास प्लान बी भी था। तो क्या था सर प्लान बी? और प्लान बी प्लान बी, था कि एक एक मिनट, और प्लान बी उसी टाइम आया था जब प्लान ए भी आपके पास था, या फिर प्लान ए आने के कुछ दिन बाद प्लान बी आया आपके पास? प्लान बी दूसरे बाद में आया। हम लोग के परिवार में उस तरह का ज़्यादा पूंजी नहीं थी, तो हम लोग का काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उस लायक नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च कर पाऊँ। इसलिए मैंने इंटर के बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे कि उस समय तो बहुत सारे अच्छे से शिक्षक थे, जैसे सुधीर सक्सेना थे। हम्म, क्या पढ़ाते थे? वो फिजिक्स पढ़ाते थे, उनका बहुत नाम था। हम्म, तो उनको देखकर लगता था कि वाह, इतने बच्चे, तो लगता था कि इनकी तरह बना जाए। सबसे पहला हथियार जो होना चाहिए वो शिक्षा, चोरी नहीं तो नहीं। हम लोग को भी कैरेज मिलेगा हम्म, कि हम लोगों ने जो बच्चों को पढ़ाया, जिन्होंने अच्छा पढ़ा, देखो वो एग्जाम में अच्छा करके आ रहे हैं। ऐसे सब बराबर करके आते हैं। जैसे मैं यूपी जाता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ, बंगाल जाता हूँ, तो वहाँ के डेवलपमेंट से बिहार लगता है पीछे है, और बिहार में मुझे लगता है लखीसराय बहुत पीछे है। इस बार के चुनाव में मैंने विधायक जी का पूरा विरोध भी किया था, हम्म, क्योंकि हमारे बगल में ही स्कूल है, हम्म, उसका निर्माण नहीं हुआ था, तो इसी मांग को लेकर मैंने विरोध किया था। मैंने नो डाउट राजनीति में सबको जाना चाहिए। जी, आप मेरा अगर थोड़ा फेसबुक देखेंगे तो मैं राजनीति में भी सक्रिय हूँ। मतलब राजनीति मीन्स मैं किसी दल या नहीं, मतलब मैं मुद्दे की बात करता हूँ और हमेशा विरोध करता हूँ जी, कि जो चीज़ें नहीं है वो नहीं है, मैं उस चीज़ का विरोध करता हूँ। जैसे स्कूल नहीं है तो मैंने विरोध किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। आज हम लखीसराय के एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं जो विज्ञान का पढ़ाई करवाते हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उन्हीं से बात करने आए हैं कि उनके संस्थान में कैसे ये बना इतना बड़ा, कहाँ से शुरुआत किए थे, बचपन कैसा बीता। पिताजी के सामने शरारत करते थे और शरारत करते थे तो पिटाई विटाई भी हुई है। क्या रहा पूरा मामला, उस पर बात करेंगे हम। तो सर के साथ बैठे हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, और आपका भी, कि हम लोग आज मिले हैं और अपनी कुछ जानकारी को आपके बीच, आपके दर्शकों के बीच साझा करेंगे। बढ़िया लगा सर आपसे मिल करके हमें। सर बचपन के विषय में हमें बताइए आप कि बचपन आपका कैसा रहा? देखिए, अभी तो मॉडर्न टेक्निक आ गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, जी। लेकिन हम लोग का बचपन जो है काफ़ी अभाव में बीता। उस समय सरकारी सिस्टम भी पूरी तरह से ठप था, महीने महीने बिजली नहीं होती थी। हम लोग यूँ कहें तो लालटेन युग, मोमबत्ती युग के बच्चे हैं, और बचपन ठीक ठाक गुजरा। ना कोई ज़्यादा दिक्कत थी, ना ज़्यादा कोई चीज़ों का ज़रूरत था। हम लोग की ज़रूरतें कम थी, उसी तरह से हम लोग का एक जीवन पड़ाव में बढ़ा आगे। हम लोग खेल कूद में धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र से लखीसराय पहुँचे और अपनी पढ़ाई को आरंभ किए। सर आप कहाँ से हैं, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते देखिए, अगर मैं कहा जाए तो मैं बगल के ही गांव मोरमा से हूँ। हैं। ठीक है, मेरा जो पैतृक आवास है वो तो लखीसराय में ही है, हम्म, लेकिन मेरे दादाजी और मेरे पिताजी जो मूल निवासी हैं वो मोरमा के हैं। तो मोरमा बगल में ही एक गांव पड़ता है। मतलब यूं कहें तो हम लखीसराय के
बिल्कुल पास से ही है और लखीसराय को हमने जिया है। लखीसराय के उस दौर को भी हमने देखा है जहाँ पर विकास नहीं था और अब धीरे-धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, पढ़ाई में, बहुत सारे कोचिंग में, स्कूल में परिवर्तन होता दिख रहा है। तो मैं मतलब मूल रूप से लखीसराय के ही आसपास के एरिया से आता हूँ। तो सर मोरमा से यहाँ कैसे आना हुआ उसके विषय में थोड़ा बताइए। जैसे दादाजी हमारे गले की हम्म, जो मतलब धान खरीदना, गेहूँ खरीदना यानी अनाज की खरीद बिक्री करते थे जी और मेरे लगभग 4 चाचा में तीनों चाचा जो हैं वो इसी व्यवसाय से जुड़े थे। तो मोरमा से खरीद कर लखीसराय मंडी में पहुंचाना बैलगाड़ी के माध्यम से ये कारोबार होता था। तो उसी सिलसिले में फिर हम लोग लखीसराय ही रहने लगे क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए थोड़ा मोरमा से बेहतर स्कोप मिला। जी, व्यवस्था बढ़िया मिल जाती है। जी, जी, बिल्कुल। तो सर आप लोग पैदा तो यहीं हुए होंगे या? जी, नहीं, मैं पैदा लखीसराय में ही हुआ। जी सर, तो आपका पूरा यहीं से शुरुआत हाँ, हुआ है। मतलब मैंने यहीं से शुरुआत किया, फिर पटना में जाकर पढ़ाई की, फिर मैं लखीसराय में ही कुछ करने के बारे में सोच रहा था। लखीसराय में सोच रहा था कि कुछ बेहतर किया जाए। तो मैंने अपने अभाव में जो-जो चीज़ें देखी, जो-जो शिक्षा में कमी लगी, उसको डेवलपमेंट किया। बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया कि पढ़ाई इस तरह से भी हो सकती है और इसी कोशिश में मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। सर शिक्षा का जो रहा, कहाँ से किया? प्राथमिक विद्यालय कौन सा था या फिर सीबीएसई से की है, नहीं, आईसीएसई से नहीं, की है? सीबीएसई तो देखिए दूर की बात और आईसीएसई तो मतलब कोसों दूर है। मैं पूरी तरह से बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मतलब मैंने शुरुआत ही बोरे से की है। बस ये कहा जाए मैं आवासीय गायत्री विद्या मंदिर से पढ़ना प्रारंभ किया था। हम्म, वो स्कूल तो आज है भी नहीं। पहले कहाँ थी ये थोड़ा बताइए हमें। आवासीय गायत्री विद्या मंदिर पहले महात्मा गांधी रोड हरिजन थाना के पास थी अच्छा। और वहां से फिर वो और अंदर की ओर चली गई। फिर वो मतलब स्कूल का अस्तित्व ही खत्म हो गया। फिर मैंने भामाशाह एकेडमी में भी पढ़ाई की जो शिवम सिनेमा हॉल के पास था। फिर वहां से पढ़कर मैंने केआरके हाई स्कूल, केएसएस कॉलेज, फिर मैंने मगध यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। तो मगध यूनिवर्सिटी को लेकर के बीच में ऐसा चला था कि बहुत लंबा कार्यकाल उसका चला। उस वक्त भी ऐसा होता था सर कि आप परीक्षा दे रहे हैं, परिणाम विलंब से आ रहा हो? जी, ऐसा तो मतलब पहले तिलका मांझी में हुआ करता था, बीच में मगध में भी हुआ। मतलब यूँ कहा जाए तो ग्रेजुएशन जो है हम लोग का 4 साल, 4.5 साल में पूरा होता था और अब तो मगध यूनिवर्सिटी से कुछ बँटकर पाटलिपुत्र आ चुका है। तो जिससे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से बेहतर नहीं हुई है। अभी भी बच्चे को एक ऑन एवरेज 4 ईयर लगते हैं। जी सर, तो आप सपना क्या लेके चले थे सर 10वीं? देखिए, मैं अगर सही मायने में कहूँ तो 7 में, 8 में मेरे पास कोई सपना नहीं था। जी मतलब 9 में तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ मैं पढ़ लेता था। पढ़ाई क्या है इससे कोई मुझे विशेष मतलब नहीं था। मतलब दिलचस्पी एकदम नहीं? कोई दिलचस्पी नहीं था। ठीक है, 9th में किसी सब्जेक्ट पर कोई मेरी पकड़ नहीं थी। लेकिन 10th में खेल-खेल में ही एक दिन कोचिंग में गया था, एक नए कोचिंग में। तो वहाँ पर एक सवाल आया था। सवाल आया था कि मानव नेत्र और कैमरे में अंतर लिखें। और उस दिन मेरा पहला क्लास था। 9 तक तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं रहा था, वैसे ही मुझे लग रहा था खेल कूद की ही दुनिया है। तो 10th में मैं गया था एक कोचिंग में और वहाँ मेरा पहला दिन था और वहाँ पर एक सवाल था फिजिक्स का। उस दिन टेस्ट था कैमरे और मानव नेत्र में अंतर। तो मैंने बहुत सोचा, मुझे तो कोई सवाल आ ही नहीं रहा था, बहुत सारे सवाल थे, ये भी उनमें से एक था। मुझे तो कोई अंतर आ ही नहीं रहा था, 3 अंतर लिखने थे। तो मुझे सोचते सोचते लगा कि मैं किसी चीज़ को देखता हूँ, हमारी आंखें देखती है, तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरे को देखती है, तो ये मतलब वो अस्थाई है। और कैमरा कोई फोटो खींच देता है तो वो बहुत दिन तक रहता है, वो अस्थाई है। बस मैंने यही अंतर लिखा और पूरे पेपर में मुझे 1 नंबर मिला, 1/30। 30 मार्क्स का वो फुल पेपर था
और उसमें मुझे 1 ही नंबर मिला। उस दिन से मुझे लगा कि मैं भी सोच सकता हूँ, और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। फिर वहाँ से मैंने चीज़ों को सोचने का तरीका सोचा कि चीज़ें सोच कर बेहतर हो सकती है। फिर थोड़ा इंटरेस्ट जागा, फिर 11th में 12th में यहाँ से जब मैं बाहर गया तो चीज़ें पढ़ने का मौका मिला। अच्छे-अच्छे शिक्षकों का बहुत सारे शिक्षकों का, दोस्तों का ग्रुप मिला, और हम लोग में बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहें तो हम लोग दोस्त तो थे, लेकिन आज के दोस्त से कुछ अलग थे। जैसे सर क्या हाँ, अलग थे? जैसे देखिए आज के दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन हमारे दोस्त जो इस तरह के थे कि जो, जैसे मान लीजिए मैं 3rd पर आया और वो 2nd पर आए, तो वो मुझे पूरा सुना रहे हैं कि देखो मैं 2nd आ गया, तुम 3rd आ गए। तो दोस्त तो थे, लेकिन क्लास के बाहर, क्लास के अंदर हम लोग मान लीजिए एक दूसरे के लिए, मतलब वो पाकिस्तान और मैं भारत हूँ, इस तरह की कहानी जंग चलती चलती थी। थी। और वहां से भी इंस्पायरेशन मिलता था। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए शिक्षकों की तो बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन मेरे दोस्तों की भी भूमिका है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि देखिए, दोस्त वही है जो गलत रास्ते पर जाने से आपको रोके। जी सर। तो 3 दोस्तों के नाम बताइए सर आप। देखिए, मेरे पहले दोस्त तो देखिए एक धीरज कुमार है। वो क्या करते हैं अभी? और वो अभी मतलब कंपनी में जो है लैब असिस्टेंट है, वो केमिकल चेक करता है। मतलब वहाँ पर छड़ बनते हैं, और छड़ के लिए इंगोट आता है, वहाँ पर वो कार्बन के परसेंटेज को चेक करता है, जिससे पता चले कि इसको किस श्रेणी में रखा जाए, टीएमटी बने या छड़ बने, मतलब अलग अलग कैटेगरी में। जी। एक दोस्त है शिवम, वो मतलब टेक्निकली इंजीनियर है। और एक दोस्त विकास है, वो भी इंजीनियर है, वो अभी जॉब में नोएडा में भी, वो अभी स्टार्टअप कर रहा है। जी सर, तो आगे जो ये शुरू किया आप, तो पढ़ने में दिलचस्पी 10वीं के बाद आपकी जी जी, मतलब 9 तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो यहाँ तक नहीं पढ़े थे, तो परिवार का क्या रहता था सर? जो पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, उनका क्या रहता था आपके देखिए, प्रति? मतलब पढ़ने में मैं कमजोर नहीं था, मतलब एक ऑन एवरेज बच्चा था, जी। लेकिन मेरे अंदर एक थोड़ी सी, मतलब गॉड गिफ्ट कहें या क्या कहें, मतलब मेरे अंदर जो है ना, सुनने की बहुत ज्यादा क्षमता है। जब शिक्षक सुनाते थे कोई लेसन, तो मैं ध्यान से सुन लेता था और उस चीज को अपने में लिख लेता था। इसलिए अगर स्कूल में देखा जाए 1 2 5 6 7 8, मैं 1 से 3 के ही अंदर रहा हूँ। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नहीं भी पढ़ा, मतलब एक नॉर्मल स्कूल गया, स्कूल से आया, 1 2 घंटे ही पढ़ा, लेकिन उसके बिहाफ में भी मैं 1 से लेकर 3rd तक आ जाता था। और उसका यही सिर्फ कारण था कि जब सर एक्सप्लेन करते थे, कुछ भी बताते थे, तो सिर्फ मैं ध्यान से सुनता था कि वो क्या बता रहे हैं, बस उसी को मैं फॉलो करता था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत देर पढ़ रहा हूँ, जैसे अभी बच्चे बोलते हैं ना 6 7 घंटे। तो मुझे अगर याद है, मैं सही बोल रहा हूँ तो 10th तक मैं कभी 5 6 घंटे नहीं पढ़ता था, 1 2 घंटे पढ़ता था। सिर्फ चीज़ों को सुनता था और उसी चीज़ को फॉलो करके वही सारी चीज़ें बनाता था, जिससे 1 से 3rd तक मेरा रैंक आता था। जी, तो पिताजी की तरफ से कभी दबाव नहीं रहा सर कि ये ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, गुस्सा भी होते होंगे? देखिए, एक्चुअली ये है कि मेरे पिताजी जो है मूल रूप से किसान और वो जो अनाज का काम में व्यस्त रहते थे। तो ये जो इंस्पायरेशन है वो मेरी माता जी ने दिया, क्योंकि मेरी माता जी खुद ग्रामीण इलाके से आती है, और गांव में स्कूल, हाई स्कूल नहीं होने के कारण उन्हें एन मौके पर ही अपनी हाई स्कूल की जो पढ़ाई है उसको रोकनी पड़ी। तो वो माँ को बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलती थी कि माँ को बहुत पढ़ने का सपना था, और माँ अगर पढ़ाई नहीं कर पाई किसी कारण से, क्योंकि उनके गांव में कोई हाई स्कूल नहीं था, तो उनके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि वो हमेशा बताती थी कि पढ़ने से बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उन्होंने, उनके मन में सपना होगा और वो सपना उन्होंने मेरे अंदर जिया कि तुम पढ़कर कुछ करो। तो अगर मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ तो मेरी माँ का काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी इंस्पायरेशन है, और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि चीज़ें क्या है। और मुझे याद है कि एक बार मैं 3 में क्या कर रहा था कि स्कूल जाया ही नहीं करता था। तो मुझे एकदम एकदम सटीक याद है
कि मुझे एक दिन तक खाना भी नसीब नहीं मिला था। मतलब इतना कड़ा पनिशमेंट जो है ना, दंड मुझे केवल स्कूल नहीं जाने पर मिला था। तो यूं कहें कि यहाँ तक पहुँचने में, चीज़ें सीखने में और लोगों को सिखाने में मेरी माँ का अहम रोल है। जी। तो मम्मी की तरफ से बहुत दबाव रहती थी आपकी? जी, जी। माँ मतलब कहती थी कि पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उनको बचपन से ही पढ़ने का शौक था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाई। तो उन्होंने उस सपने को मेरे अंदर जिया। ठीक है सर, तो उसमें थोड़ा-सा मज़ा इसमें आता है सर कि पिटाई कभी हुई मम्मी की तरफ से? मतलब इतनी तो मैं जानकारी आपको दे ही रहा हूँ कि एक दिन खाना तक नहीं मिलता था। नहीं, वो ठीक है सर, पिटाई की बात कर रहे हैं। पिटाई तो देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, घर में उस तरह का बहुत पिटाई होती थी। हमारे शिक्षक जब मारते थे तो मान लीजिए छड़ी तोड़ देते थे। अब तो शायद कोई रूल्स वगैरह आ गया है हाँ, नहीं है। और ये मारना नहीं है। लेकिन मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि ये एक मापदंड होना चाहिए कि कुछ पनिशमेंट दिया जाए, लेकिन ना जाने छड़ी का प्रयोग वर्जित हो गया। छड़ी का प्रयोग ज़रूरी है। शिक्षकों का अधिकार है बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए, और मेरी तो जमकर पिटाई होती थी, इसमें कोई मतलब नो डाउट। चलिए सर, ये ठीक है। तो कहाँ से आया सर आपके पास सपने? जो 10वीं की तक तो बोल रहे हैं कि आप सपने नहीं थे हमारे पास, तो कब से सपने आए कि ये बनना है या वो बनना है? 10वां के बाद जब मैं बाहर गया, बाहर की दुनिया देखा, तो मेरे जो परिवेश में इंजीनियर उस समय 2006 हो रहा था। मतलब 2006 में मैं मैट्रिक 23 मार्च 2006 को मेरे एग्जाम था। तो उसके बाद मैं जो हूँ, जब बाहर गया तो मैंने देखा कि सारे लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं। मेरे दोस्त जो है, सब सारे लोग जो बचपन के दोस्त थे वो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो उस परिवेश में मैंने खुद को भी सोचा कि मैं भी इंजीनियर बन जाता हूँ, लेकिन आर्थिक तंगी कहिए या समय का अभाव कहिए, उस तरह का परिवेश ना मिल पाना, जिससे मैंने एक दो एग्जाम दी, लेकिन मैं उसको एक अच्छे मार्क्स से क्रैक नहीं कर पाया। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा ही नहीं था कि मैं प्राइवेट कॉलेज में जा पाऊँ और उनकी थोड़ी भारी भरकम जो फीस है उसको बियर कर पाऊँ। इसलिए मुझे उस सपने को ड्रॉप करना पड़ा। मेरे पास प्लान बी भी था। तो क्या था सर प्लान बी? प्लान प्लान बी था बी, कि एक मिनट और, प्लान बी उसी टाइम आया था जब प्लान ए भी आपके पास था, या फिर प्लान ए आने के कुछ दिन बाद प्लान बी आया आपके पास? प्लान बी दूसरे बाद में आया। अच्छा। प्लान बी जब मैं इंजीनियर, मतलब कहते हैं ना, हर विफलता एक सफलता लेकर आती है। जी। तो हाँ, मैं इंजीनियर बनने में नो डाउट विफल रहा, और अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं प्राइवेट से इंजीनियर होता और अपने नाम के आगे ईआर लगाता। लेकिन उस तरह का स्कोप नहीं था, चीज़ें नहीं थी। तो मेरे पास प्लान बी ये था कि मैं उन सारी चीज़ों को, जो मेरी तैयारी है, उन सारी चीज़ों को बच्चों तक पहुंचाऊं। मतलब मैं शुरुआत में ही दूसरा एम लेकर चला था कि मैं टीचर बनना चाहूँगा, और यह काम करने में मुझे मज़ा भी आता। जैसे मैंने कहा कि एक्सप्लेन करना, किसी को सुनना और उस चीज़ को थोड़ा सा बताना, ये अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे लगा कि यही सारी चीज़ें मेरे लिए बेहतर होगी। तो मैंने प्लान बी यानी टीचर बनने का काम स्टार्ट किया। चलिए ठीक है सर, तो शुरुआत कहाँ से किए थे आप टीचर वाला फील्ड में, कब उतर गए कि अब? देखिए, शुरुआत तो मैंने इंटर के बाद से ही कर दी, क्योंकि बहुत दौर था कि एक बार बड़े बड़े पूंजीपतियों का, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पूंजी होती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को खरीद कर स्टोर करते थे। हम लोग के परिवार में उस तरह का ज़्यादा पूंजी नहीं थी, तो हम लोग का काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उस लायक नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च कर पाऊँ। इसलिए मैंने इंटर के बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी 2008 में ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया छोटे मोटे स्कूल में। छोटे मोटे स्कूल में 1-2 घंटा या फुल टाइम, पार्ट टाइम। हाँ, मेरा अजीब है, मैं कभी फुल टाइम भी पढ़ाया हूँ, किसी में 1 घंटे भी पढ़ाया हूँ, किसी में हाफ टाइम भी पढ़ाया हूँ, किसी में पूरे दिन भर भी पढ़ाया हूँ। जिस तरह का जो मिला, जिस तरह का होम ट्यूशन मिला, अलग अलग तरह से। और अब मैंने कहा ना कि मैं अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानता था, तो 11-12 के बाद मैंने अंग्रेजी तैयार की और मैं सीबीएसई के बच्चों को भी पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ।
साइंस ही शुरुआत से चल रही थी पढ़ाई? मैथ साइंस, घर पे जाते थे तो मैथ साइंस पढ़ाते थे बच्चों को। अच्छा। तो फिर ये अपना वाला संस्था शुरू करने का कहाँ से शुरुआत हुआ? जैसे एक मेरा दोस्त है, दोस्त नहीं कहेंगे, बाद में मिला है वो, लेकिन काफी इंस्पायरेशन था। उसने बात कही कि सबके पास जाकर पढ़ाने से हम 1 घंटा में एक व्यक्ति को पढ़ा पाएंगे, या 2 या 3 बच्चों को। अगर हम एक रूम में कुछ बेंच लगा दें तो हम एक साथ ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसका नाम अभिषेक कुमार था जी। और वो अभी भी टीचर है। वो बख्तियारपुर में मैथ रीजनिंग पढ़ाता है। तो उससे मुझे इंस्पायरेशन मिली। उसने मुझे बताया कि हम दोनों मिलकर कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम लोग के पास चौकी थी, उसी पर हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। वो मैथ पढ़ाता था और मैं साइंस। तो ये कहाँ शुरू हुई थी सर? ये शुरू हुई थी आपकी बड़ी दुर्गा स्थान के पास। एक गोदरेज की दुकान थी, मकान उसके मामा जी का था और वहाँ गोदरेज बनता था। उसके ठीक ऊपर हम लोग पढ़ाते थे। रूम में कुछ बच्चे, हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में बच्चों को बुलाते थे और चौकी एकदम, नो डाउट, बेंच बेंच कुछ नहीं, चौकी पर हम लोग बैठकर एक दूसरे को डील करते थे। मतलब 1 to 1 वे का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, वो मैथ, मैं साइंस, और बच्चे को भी कम्युनिकेशन सिस्टम 1 by 1 मिलता था। तो यहाँ से शुरुआत हुई। निर्णय जो लिए थे आप दोनों मिलकर के, ये कहाँ लिए थे? लखीसराय में ही सर? जी जी, निर्णय तो लखीसराय, उसकी मुलाकात मेरी लखीसराय में हुई। अच्छा अच्छा। वो अपने नानी घर में रहता था। वो मैथ में बहुत अच्छा था और वहीं से मुझे मिली इंस्पायरेशन। उसने ही बताया कि अलग अलग जाके कब तक हम लोग पढ़ाएंगे, 24 घंटे में 24 बच्चे को, तो क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए, एक जगह बच्चों को पढ़ाया जाए। तो वो जो शुरुआत किए थे सर, कैसा रहा था? जब शुरुआत की होंगे तो देखिए, कितने बच्चे आ रहे शुरुआत थे? में तो देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत थी। बच्चे आते ही नहीं थे। एक बच्चे आए तो एक बच्चे महीनों महीनों दिन चलते थे। कभी कभी किसी दिन ऐसा होता था कि वो बच्चा, एक बच्चा पढ़ रहा है और वो किसी दिन मान लीजिए शादी में चला गया, तो 1-2 दिन नहीं आया। अब हम दोनों सोच रहे हैं कि लगता है बच्चा भाग गया, कुछ थोड़ा अलग सोचना होगा, या हम लोग, तो वहां से मिलता था कि कुछ और बेहतर करे, और बेहतर करे। लेकिन भगवान की कृपा कहें या संघर्ष तो था, लेकिन बच्चों से बच्चों का ही कनेक्टिविटी हम लोग को मिलता रहा। हमारे बच्चे ही हमारे अन्य बच्चों को लेकर हमारे पास आते थे। ये सबसे बड़ा पावर बोलिए या गॉड गिफ्ट बोलिए, या ना जाने उस समय क्या समा था, या भगवान की भी कुछ मर्जी हो, ये तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। कुछ तो ऐसा था कि बच्चे ही बच्चे को धीरे धीरे लाने लगे। लेकिन काफी स्ट्रगल रहा। 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे, और उस समय फीस भी बहुत कम था, तो काफी स्ट्रगल रहा। सर ये जब नहीं आ रहे थे बच्चे तो परेशानी होती हुई, तो इस तनाव से कैसे उलझते थे आप? देखिए, मैंने अभी कहा तनाव, देखिए इसमें तो आता ही रहेगा, लेकिन तनाव के बाद एक ओवरकम आता था। हम यह नहीं सोचते थे कि बच्चे चले गए, हम सोचते थे कि वो हमारी गलती से चले गए, यानी हम उनको लोगों से बेहतर नहीं बता पाए, इसलिए चले गए। इसलिए फिर हम लोग उस चीज को एनालिसिस करते थे कि कैसे और अच्छा पढ़ाया जाए, कैसे और अच्छा पढ़ाया जाए। और शायद यही बात मेरे अंदर और उसके अंदर प्लस थी, जिससे हम लोग बच्चा से 1 by 1 कनेक्ट होते चले गए। और क्यूल, वृंदावन, शुरुआत में बाजार का हम लोग को बच्चा नहीं मिलता था, तो शुरुआत में क्यूल, वृंदावन का काफी बच्चा हम लोग के पास आया और फिर वो बच्चा से बच्चा कनेक्ट किया। लखीसराय मार्केट का बच्चा तो थोड़े दिनों के बाद हम लोग को जानना शुरू किया, क्योंकि उस समय और भी कोचिंग थे, बहुत बहुत बड़े ब्रांड थे, बहुत सारे चीज थे। तो हम लोग एकदम शून्य से गांव को टारगेट करके चले थे। जी। तो उस वक्त कितने ऐसे प्रसिद्ध शिक्षक थे उस वक्त जिनको आपको लगता था कि इनके जैसा बनना है? किसी के जैसा लगता होगा ना कि इनके जैसा। जैसे कि उस समय तो बहुत सारे अच्छे से शिक्षक थे। जैसे सुधीर सक्सेना थे, क्या पढ़ाते थे? वो फिजिक्स पढ़ाते थे, उनका बहुत नाम था। तो उनको देखकर लगता था कि वाह, इतने बच्चे, तो लगता था कि इनकी तरह बना जाए। फिर एक संजीव सर थे, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे उस समय,
तो हम लोग को लगता था कि इन लोगों के पास तो भाई बच्चों के और है, तो काश मैं इन लोगों की तरह बन पाऊँ। तो उस समय मतलब यही सारे शिक्षक थे, ठीक है, और एक सुनील सर थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। इन सब के पास मान ली बहुत सारे बच्चे थे, तो हम लोग को उस टाइम लगता था कि हम लोग इन जैसा बने, बच्चा हम लोग से भी जुड़े। जी लेकिन उस समय काफी संघर्ष का दौर था, बच्चे हम लोग से धीरे धीरे जुड़ पाए। काफी कठिनाई होती थी, बच्चे नहीं के बराबर थे, लेकिन धीरे धीरे जुड़ते गए। जी सर, तो ये जब आपको लगने लगा कि बच्चे अब जुड़ गए हैं, अब हम बढ़िया तरीके से मतलब बिना तनाव के पढ़ा सकते हैं, तो ये कितना वक्त लिया था जब शुरुआत किए थे उससे? ये देखिए काफी वक्त लिया था, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा अच्छे टीचर थे। जैसे मैंने नाम बताया, केमिस्ट्री के सर थे, आपके जो है सुधीर सक्सेना थे। इन लोग का एक रेंज था, बच्चे इनको बेइंतहा प्यार करते थे। तो उस समय काफी बहुत ज्यादा एक गैपिंग लगा हम लोगों को बच्चों के रीच तक। मतलब ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट किया और ये कल पूरा हो गया, ये बिल्कुल नहीं। हम लोगों को अच्छा एक टाइम लगा बच्चों के 20-50-100 बच्चों के रीच तक पहुंचने में। हम लोग को यूँ कहे तो 1.5-2 साल लग गया 100 तक पहुंचने में। 100 बच्चे तक? हाँ, बहुत मतलब 2 साल 2.5 साल हम लोग को लग गया उस रीच तक, उस काउंट तक पहुंचने में। पेशेंस की क्या भूमिका होती है यहाँ पे सर? देखिए मैं तो कहूँगा, और अपने बच्चों को भी मैं सिखाता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी स्टूडेंट के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, टीचर हो या कोई भी हो, आप भी हो, तो 3 बातें तो होनी चाहिए। अर्जुन की तरह वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। हार्ड वर्क के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं। अगर मैं चाहूँ, मैंने अभी कहा ना कि 2 साल लग गए 100 तक पहुंचने में, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा अच्छे टीचर थे और उनको लोग बेइंतहा प्यार कर रहे थे, उनको जा रहे थे। तो हम अपनी चीज को, हम अपने तरीके को लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए हमें अवसर मिलना चाहिए। वो अवसर, वो टाइम, वो क्रैक, वो बॉर्डर लाइन अब दिख नहीं रहा था। तो 2 साल 1.5 साल के बाद वहां तक हम लोगों ने बच्चों को रीच किया, उन्हें समझाया कि ये तरीका भी हो सकता है, तब हमसे बच्चे जुड़ने लगे। तो पहली बात तो हार्ड वर्क होना चाहिए। आज के बच्चे रील्स में हैं, कोरोना के बाद वो बहुत ज्यादा ऊब जाते हैं। तो पहली बात, हार्ड वर्क होना ही चाहिए। किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। पहली बात हार्ड वर्क। दूसरा, आपके अंदर एकाग्रता होनी चाहिए। अगर पानी की एक एक बूंद एक एक धार बनकर पत्थर पाए तो वो पत्थर को भी काट सकती है। तो आपके अंदर एकाग्रता होनी चाहिए। और तीसरी बात, आप धैर्य हो। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आज मेरा समय नहीं है, कल मेरा समय आएगा। और यह भी जरूरी है, आज जो मेरा समय है वो फल कल किसी और का समय होगा। लेकिन हम लगातार मेहनत करते रहेंगे। जरूरी नहीं कि आज मैं 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो ठीक आप अगले साल 2027 में 1000 ही होंगे। 1000 से बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। लेकिन हम अपना मूल्यांकन करते रहें, धैर्य से चीजों को डेवलप करते रहें, क्या कमी रह गई इसमें सुधार करते रहें। तो 3 चीजें, एकाग्र होना है, हार्ड वर्क बनना है और धैर्य तो रखना है किसी भी सफल चीज को पाने में। अभी आपके पास सर कितने बच्चे आ रहे हैं? अभी देखिए मेरे पास ऑन एवरेज पिछले साल 1000 बच्चे थे। अभी तो सारे बैच स्टार्ट हुए हैं। अभी 600 से 700 के टोटल एवरेज में बच्चे हैं, क्योंकि अभी 11 स्टार्ट नहीं हुआ। तो एक एवरेज चलता है 800 से 1000 के बीच, हम लोग हर साल बच्चों को पहुंचाते हैं। एक बैच में आपके पास कितने हैं सर? जब एक बार आप क्लास लेते हैं तो कितने बच्चे रहते हैं सामने आपके? देखिए, एक अगर आप क्लासरूम को देखें तो एक बार में हम लोग 200-250 एक साथ बच्चों को बैठा कर पढ़ा सकते हैं। नज़र कैसे रखते होंगे सर? 250 बच्चे हैं, कैसे पता चलता है कि कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है? देखिए, बहुत छोटी सी चीज है। बच्चे जो सोच रहे हैं आप उसका उल्टा सोच लीजिए, तो फिर आप सारी चीजें हैंडल कर लेंगे। देखिए, बच्चे क्या सोचते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो हमेशा पीछे बैठते हैं, आगे उनका ध्यान नहीं होता, वो हमेशा चाहेंगे पीछे बैठे। और मैं बच्चों का क्या कहता हूँ कि देखो, मैं तो खड़ा हूँ तो मुझे सामने तो सीधे दिखता है, मुझे तो पहले पीछे दिखता है।
मुझे पास देखने के लिए गर्दन इधर लानी होगी, जी सर। इसलिए तो कमज़ोर बच्चों पर भी मेरा ध्यान रहता है और जो थोड़ा आगे हैं, तेज़ हैं, उन पर भी ध्यान रहता है। और चीज़ें ये हैं कि आप जब बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट वे में बताएँगे, तो बच्चे खुद ही हल्ला नहीं करेंगे। अगर वो आपकी चीज़ें समझ रहे हैं, हँसी-मज़ाक के साथ, थोड़े एग्ज़ाम्पल के साथ, तो वो आपसे कनेक्ट हो पाएँगे। तो सबसे पहली बात है कि टीचर में सबसे पहला गुण होना है कनेक्टिविटी। आप बच्चे को कितना कनेक्ट कर पाते हैं। जी। अगर आप बच्चे को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप बहुत अच्छा चीज़ भी बताएँ, वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए सबसे पहला है कि बच्चों को आप अपने से जोड़ लें, कनेक्ट कर लें। 10वीं में आपके पास बच्चे आते हैं तो किस बात को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं? आप गौर किए होंगे। देखिए 10वीं के बच्चे इस इरा में आकर पहली बात तो 9 तक नहीं पढ़ते और 9 एक बेसिक है और 10th से ज़्यादा मटेरियल 9th में। तो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो 9th नहीं पढ़े होते हैं, चीज़ें उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो 10th में जो 9 की चीज़ें आती है उसमें वो बोर होते हैं। उनको लगता है कि चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है। खेल-खेल में भी विज्ञान को सीखा जाता है, ये प्रयास हम लोगों का रहता है। और परेशान वो इसलिए रहते हैं क्योंकि देखिए आपने पढ़ा दिया, मैं कहता हूँ 40 मिनट आप मुझे क्लास में दो और 40 मिनट घर पे दो। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि ऑन एवरेज बहुत बच्चे कम पढ़ते हैं। आज के डेट में बहुत पहले से अगर तुलना की जाए तो आजकल जो बच्चों का पढ़ने का ग्राफ है, वो बहुत कम है। और घर में भी जिस तरह से हम लोग के मम्मी-पापा ध्यान देते थे, काश उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है। उनके पास भी मोबाइल है, वो भी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, बच्चे भी मस्त हैं और एक लाइब्रेरी का बहाना है कि घर से निकल कर। तो मैं यही कहूँगा गार्जियन को भी, बच्चों को कि यही मौका है कुछ कर गुज़रने का। अगर आप 9, 10, 11, 12 में कुछ नहीं करते, आगे बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा समुंदर है और 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख की संख्या में मात्र 2 वैकेंसी आती है। आप बताइए कैसे सर्वाइव कर पाएँगे? तो आपका ज्ञान ही अल्टीमेट आपको मंजिल तक ले जाएगा और सफलता का फिर कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहेंगे कि फिर 6 महीने, 8 महीने में 9, 10, 11, 12 कंपाइल कर दें तो उसमें बहुत मुश्किल होगी। इसलिए मैं बच्चों से कहूँगा कि आप शुरुआत से ही अपना बेस बनाकर चलें। तो दिक्कत तो होती है, 10th वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। वो ठीक से समय नहीं दे पाते हैं, आपाधापी होती है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये जो है सर समाज में बना हुआ व्यवस्था कि 9वीं कक्षा तक नहीं ही पढ़ते, ये बात सत्य है। तो क्या कारण रहता है इसके पीछे सर? देखिए 9वीं के कारण ये है कि हो सकता है, जहाँ तक मेरी सोच है, कि उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता। मैं जिस समय सरकारी स्कूल में पढ़ता था, टीचर अपनी दुनिया में है, स्कूल में बैठे हैं, बच्चे आए, अटेंडेंस बना। लगभग शिक्षा का जो माहौल आज भी स्कूलों में है, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा चुने गए शिक्षक क्यों ना हो, क्योंकि मेरा मानना है आप शिक्षक को स्कूल में कैद भले ही करके रख सकते हैं, लेकिन जब तक उनके दिमाग में ना पहुंचे कि उनको पढ़ाना है, तब तक वो पढ़ा नहीं सकते। इसलिए इसमें सबसे अहम रोल है स्कूल के शिक्षकों का। अगर स्कूल के शिक्षक थोड़ा सा अपना रोल अच्छा कर ले, तो हमारे साथ, उनके साथ बच्चा कनेक्ट होगा, तो वो खेल-खेल में सीखेगा, उसको इंटरेस्ट होगा, बोरियत महसूस नहीं होगी। बोरियत सबसे बड़ा सवाल है, बोरियत। उनको महसूस होने लगता है कि बाप रे बाप! ये तो बहुत बड़का काम है। अब मोबाइल चलाने पर लगता है कि ये तो बहुत आसान काम है, ये तो बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। तो यहीं पर हमारा जो है सबसे पहला कदम जो ड्रॉबैक में चला जाता है। सोशल मीडिया को लेकर के अब बात करते हैं सर। सोशल मीडिया क्या है बच्चों के लिए? अच्छी है, बुरी है, क्या है? देखिए सोशल मीडिया आज के ज़माने के हिसाब से सोचे तो बहुत अच्छी है। अभी मेरे पास भी बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, जो अभी आज एग्ज़ाम देने वाले थे, आज उनका फेयरवेल था, तो उन सभी बच्चों का ग्रुप है, कोई भी मटेरियल उनके ग्रुप में जाता है। तो
सोशल मीडिया अच्छी बात है, मैं अब एक एक विद्यार्थी तक पहुंचाना संभव नहीं है। मैं सीधे ग्रुप में कोई पेपर डाल देता हूँ, कोई एमसीक्यू डाल देता हूँ, बच्चे हल करते हैं। तो ये सोशल मीडिया का इफेक्ट है कि वो इंस्टेंट उन चीज़ों को पा सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पर तुम हावी रहो, लेकिन आज के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, सोशल मीडिया ही उन पर हावी है। ठीक है, मैं कहता हूँ अपनी क्लास में कि तुम्हें मोबाइल बनाने वाला बनना है, लेकिन वो मोबाइल से पीड़ित हो जाते हैं। पर ये फेसबुक चलाने वाला फेसबुक नहीं चलाता होगा, लेकिन बच्चे आज चलाते हैं। तो आपको बनने वाले की श्रेणी में है, यूज करने वाले की श्रेणी में नहीं पहुंचना। यूज कीजिए, आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया, एक लिमिट टाइम है, एक समय पार्टिकुलर टाइम का। जैसे अगर आपने आज पढ़ने का समय बना लिया है 6 से 8, तो 6 से 8 में सिर्फ पढ़ना है, उस समय आपका मोबाइल बंद होना चाहिए। अगर आपने 8 से 9 ग्रुप देखने का, यूट्यूब देखने का प्लान किया है, तो 8 से 9 में आप यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, मतलब एक लिमिट टाइम होना चाहिए। ओवरऑल आप दिन भर में अभी स्क्रीन टाइम देखें बच्चों का, तो किसी का 10 घंटा 12 घंटा नहीं, 1-2 घंटे होने चाहिए। सोशल मीडिया का यूज बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहिए, तभी आप माहौल में बने रहिएगा, लेकिन आप पर सोशल मीडिया हावी ना हो। हाँ, सोसाइटी में जो सोच है सर, मार्क्स को लेकर के अभी बड़े चिंतित रहते हैं घर वाले कि मेरा लड़का बहुत कम मार्क्स लेके आया। तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या हमारा पढ़ाई सिर्फ मार्क्स को लेकर के है, या हमें ये भी सिखाना चाहिए कि इंसानियत को कैसे पहचाना जाए? ये भी सिखाना चाहिए कि अगर असफलता मिले तो अपने आप को संभाले कैसे, क्योंकि ये जो असफल होते हैं हम, नंबर्स उतना नहीं ला पाते हैं, तो हमें ये सिखाया जाता है कि हम किसी काम के नहीं, महसूस करवाया जाता है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं असफल जरूर हुआ हो, जी। तो इससे उस व्यक्ति का टोटल ग्राफ नहीं देखा जा सकता। जैसे मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से ही बताया कि मैं इंजीनियर बनने में असफल हूँ, जी। मैं असफल हूँ, मैं रोया, फिर मैंने गिव अप किया कि मुझे टीचर बनना है। फिर मैंने कहा कि एक एक साल मुझे 10-10 बच्चे भी नसीब नहीं होते थे। किसी दिन 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे अगर किसी कारण से चले गए तो हम लोग पूरा चिंतित हो जाते थे कि चलो अब तो बच्चे ही नहीं है, अब जीरो से शुरू करना होगा। तो हर दिन मैं शुरुआत में टीचर बनने में असफल था, बच्चे के रीच तक असफल था, तो असफल तो हूँ, और तभी आगे आप बढ़ सकते हैं। तो असफलता के लिए चिंतित नहीं होना है, ये एक मैसेज दे रहा है कि अभी आपको और मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी कारणवश आपका मार्क्स कम रह गया, तो मैं बच्चों को और जो उनके गार्जियन है, जो उनके माता पिता है, बस यही कहूँगा कि उसे और मौका दिया जाए। क्या कमी रह गई उसमें सुधार किया जाए। हो सकता है वो 10 से ज़्यादा मार्क्स 12th में ला दे, हो सकता है कि आपने जो है 12th में कम मार्क्स लाया हो और आपके अंदर जुनून हो, आप सरकारी नौकरी ले ले। तो मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन देखिए एक चीज होती है, मार्क्स ही निर्धारण करती है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे अगर आपका मार्क्स अच्छा आ गया तो आपके बारे में लोग सोचने लगते हैं कि ये बहुत अच्छा पढ़ा होगा। ये 100% गलत भी नहीं और 100% सही भी नहीं है। ये सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है आपके एग्जाम सेंटर में आपने खूब चोरी कर ली होगी। तो मार्क्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, बच्चों को इनकरेज करें। और गार्जियन शुरुआत से, जैसे आपने कोचिंग में डाला तो आप महीने में एक बार मिल सकते हैं, या तो महीने में, साल भर में भी उनके गार्जियन हमसे नहीं मिलने आते। यही तो बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा एक दुखद मोड़ है कि गार्जियन छोड़ देते हैं, जाओ भाई अपना पढ़ो, जो होगा आप देखो। नहीं, बच्चे मिले, बच्चे के गार्जियन मिले, बच्चे को ऑफिस में बुलाया जाए कि देखिए सर ये नहीं पढ़ता है। अगर गार्जियन के सामने उसको डांटा जाए तो उसको ऐसा लगेगा कि सर को तो पता ही है, मम्मी पापा भी अब जान गए हैं, घर में भी पिटाई होगी। तो एक देखिए डर तो रहना चाहिए, डर का माहौल रहना चाहिए। आज बच्चे को जो इतनी छूट मिल रही है, ये मार्क्स में कहीं ना कहीं जो है दिक्कत दे रही है। छूट एक लिमिट तक ही मिलनी चाहिए, एक डर का माहौल रहना चाहिए, सबका गला सूखना चाहिए।
उसको लगना चाहिए कि हमारे पीछे कोई है, हमारी पिटाई होने वाली है, तो फिर मार्क्स होगा। लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, समाज का तो निर्धारण मार्क्स ही करेगा ना। आप लोगों को कैसे प्रूव करेंगे? अब आप थर्ड डिवीजन आ गए हैं और आप कहेंगे नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, तो मार्क्स लोगों को प्रूफ करने का एक जरिया है। इसलिए मैं बच्चों को कहूंगा अच्छा पढ़िए, मार्क्स लेकर आइए। लेकिन अगर आप मार्क्स कम लेकर भी आते हैं तो कोई बात नहीं, ओवरकम कीजिए, बाउंस बैक कीजिए, रुकिए मत। आप अपनी गलती को ठीक कीजिए और ठीक करने के बाद बाउंस बैक कीजिए। जी, ये सर जैसे समाज में और भी कई चीज़ की धारणा बनी हुई है, जैसे लोग सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। क्या यही एक आखिरी विकल्प है युवाओं के पास? देखिए, सबसे पहली बात ये कि सरकारी नौकरी जो है ना, एक आदमी की नहीं होती। जी, सरकारी नौकरी तो एक आदमी की होती है, लेकिन मेरा मानना है, और मैं आज इस समाज में हूँ और मैं काफ़ी समाज से भी जुड़ा हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ में भी मैं रहता हूँ। तो मेरा मानना है कि सरकारी नौकरी एक आदमी की नहीं, एक परिवार की होती है। देखिए होता क्या है, जैसे आज मेरे पास 1000 बच्चे हैं, इसकी क्यों कौन श्योरिटी लेगा, इसकी कौन 100% श्योर करेगा कि कल भी हो सकता है कल हमसे कोई बेहतर आए और बच्चे वहां जाए, क्योंकि लगातार बना रहता है, बेहतर से बेहतरीन बना रहता है, इसमें नो डाउट हमसे भी बेहतर कोई आएगा। ठीक है, इसलिए लगातार सारी चीजें अपडेट हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब आप सरकारी नौकरी कर लेते हैं तो देखिए आपके माता पिता का जो बुढ़ापा है वो सिक्योर है। अगर आपके पीछे कोई भाई बहन है तो वो सिक्योर है कि भैया मेरे इतने फाइनेंशियल जो है स्ट्रांग हो गए कि वो मेरी पढ़ाई को, मेरी शादी को बियर करेंगे। इसलिए सरकारी नौकरी एक आदमी की नहीं, पूरे परिवार की होती है। इसलिए बच्चों में या युवाओं में इतना क्रेज है कि हमको सरकारी नौकरी करनी होगी। अगर सरकार इस पर डेवलपमेंट पर ध्यान दे, कुछ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करे, लेकिन बिहार में ऐसा स्कोप नहीं दिखता है जिससे युवा जो है कुछ बिजनेस पे करें या फिर कुछ नया बनाए। तो ये कमी बिहार में है बनी हुई, इसलिए सरकारी नौकरी बिहार में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और एक जो बैकग्राउंड, कमज़ोर बैकग्राउंड वाले हैं, उनके परिवार को चलाने के लिए सरकारी नौकरी होनी चाहिए, इसलिए युवाओं में इतना क्रेज है। जी सर, तो क्रेज है जैसे, तो इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिलनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि प्राइवेट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसे प्राइवेट को बनाने वाला भी तो एक प्राइवेट व्यक्ति ही होता है, जैसे आप चला रहे हैं तो आपके भीतर भी बहुत सारे काम करते होंगे जिन्हें आप नौकरी देके रखे हैं। तो ये कैसे होगा सर कि लोग सरकारी नौकरी ना करके ये भी करे? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़े उद्योग, बड़े बड़े कोचिंग उस लेवल पे हायर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के पास ना उतनी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ना उतना बड़ा कोचिंग संस्थान है। जैसे कोटा, कोटा में कोचिंग की एक फैक्ट्री है, तो उस लेवल से बिहार में नहीं है। बिहार से बच्चे बाहर जा रहे हैं। अगर बिहार में वो डेवलपमेंट हो, इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है। सरकार को भी प्रयास करना होगा कि वो डेवलपमेंट दे, जिसके कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो, तभी बच्चे प्राइवेट की ओर मूव करेंगे। क्या करना चाहिए सरकार को सर? देखिए, सबसे पहली बात तो सरकार को बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए। जैसे बिहार बोर्ड खुले माध्यम में चोरी के लिए, मतलब करप्शन के लिए एकदम बदनाम है कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन लीक, बिहार बोर्ड में 10th और 12th का प्रश्न पत्र जो है बिक जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाता है। बताइए पढ़ने वाले को क्या लगेगा? निराश। बताइए, 10th कोई एग्जाम है? 10th आप एक साल पढ़े हैं, ये कोई रेलवे का एग्जाम है? आप एक साल पढ़े हैं और आपको एक साल पढ़ने के बाद भी डाउट लग रहा है। आपने इंटर 2 साल पढ़ा है, उसके पढ़ने के बाद भी आप व्हाट्सएप खेल रहे हैं। तो सरकार को सबसे पहला काम करना होगा कि कल से एग्जाम है। सरकार चाहे, हमारे जो जिला पदाधिकारी जी हैं, जो एसपी साहब हैं, वो चाहे तो चोरी को रोक सकते हैं, एकदम नो चोरी। आपने अगर अच्छा लिखा है तो आप पास, अच्छा नहीं लिखे हैं तो आप फेल। जैसे मेरा एक दोस्त है देवघर में,
वो जिसका नाम नीरज है वो 11 में फेल हो गया, यहाँ 11 में फेल ही नहीं होता। जी सर, ये बात सही है कि तो एकदम कड़ाई से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शिक्षा सबसे पहला हथियार जो होना चाहिए वो शिक्षा, चोरी नहीं तो नहीं। हम लोग को भी कैरेज मिलेगा कि हम लोगों ने जो बच्चों को पढ़ाया, जिन्होंने अच्छा पढ़ा, देखो वो एग्जाम में अच्छा करके आ रहे हैं, ऐसे सब बराबर करके आते हैं। ये थोड़ा सा मापदंड लगना चाहिए। तो शिक्षा पर सबसे पहला प्रहार होना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षित होंगे, जैसे मान लीजिए आज मेरे पास कोचिंग है तो मैं 2-3 बंदे को नौकरी दे सकता हूँ, या मान लीजिए मैंने ऑनलाइन क्लास खोला तो किसी को पीपीटी बनाने के लिए रखूंगा तो मैं नौकरी को क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर सारे बच्चे शिक्षित हों तो फिर वो नौकरी को क्रिएट कर पाएंगे, तो जिससे बेरोजगारी एक मायने में किसी हद में थोड़ी कम होगी, सरकार पर बर्डन कम होगा। इसलिए सबसे पहला शिक्षा। दूसरा, स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। अस्पताल की बहुत लचर व्यवस्था है, जी इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो सांसद महोदय हैं और हमारे जो विधायक जी हैं, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, जी अगर लखीसराय के आसपास भी कुछ डेवलपमेंट हो, जैसे सिंगरी का डेवलपमेंट हो, सिंगरी डैम में नौका विहार हो, तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो बेरोजगार हैं उनको भी जीवन यापन करने का, जो इनकम करने का कुछ जरिया मिलेगा, या कोई पार्क हो या कुछ दुकानें लग जाएं, तो इस तरह की कुछ चीजें सरकार चाहे तो कर सकती है। पर ना जाने सरकार किन मायनों में, जैसे मैं यूपी जाता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ, बंगाल जाता हूँ, तो वहाँ के डेवलपमेंट से बिहार लगता है पीछे है, और बिहार में मुझे लगता है लखीसराय बहुत पीछे है। तो लखीसराय में डेवलपमेंट होना चाहिए। केसेस कॉलेज की स्थिति बहुत जर्जर है। इन सब मुद्दों पर सरकार को, हमारे विधायक जी को, मुख्यमंत्री जी को, सांसद महोदय जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छा बनेंगे तो फिर अच्छी राजनीति होगी, बहुत अच्छा माहौल होगा, ये मेरा मानना है। सर, जैसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के राजनीति में होती है कि शिकायतें पहुंचती है, मंत्री जी के तक पहुंचती है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। पता नहीं उनका कुछ होता होगा। जैसे आप बताए मुरमा की तरफ, मुरमा से एक आगे गांव तिलोखर है जहां हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे, और उन लोगों का कहना था कि 3 साल से हम लोग इन मतलब वो जो सड़क थी उसे तोड़ दिया गया चौड़ीकरण के नाम पे, लखीसराय से शेखपुरा को जोड़ी जा रही है, ठीक है, उसको तोड़ दिया गया और 3 साल से नहीं बना है। जब बारिश होती है ना तो आदमी ना चल सके ऐसी हालात हो जाती है। जो सड़कों से जुड़ी हुई थी उधर से कई गांव गुजरते हैं, और बोले आवेदन भी दिया गया, बाकी सारी चीजें भी दी गई। तो ये सब कैसे ठीक होगा, कैसे सुनेंगे? जैसे कि ज्यादा तो मेरी राजनीति समझ नहीं है, मैं तो उस ग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन इस बार के चुनाव में मैंने विधायक जी का पूरा विरोध भी किया था, क्योंकि हमारे बगल में ही स्कूल है, उसका निर्माण नहीं हुआ था, तो इसी मांग को लेकर मैंने विरोध किया था। और वो पुनः जीत गए, तो पुनः जीतने के बाद अभी स्कूल बन भी रहा है। तो मेरा लोगों से एक अपील होगा, मेरी राजनीति समझ छोटी है, लेकिन एक अपील मैं करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए, आप जब जाति, धर्म, अपनापन, इन सब को छोड़कर जब आप विकास के नाम पर वोट देंगे और कुछ नए को वोट देंगे, जैसे पुराने ने काम अच्छा नहीं किया, नो डाउट उनको हटा दो, नया को चुनो, तो अगले चुनाव में क्या होगा कि वो नया भी अपने अगले टर्म को बनाने के लिए मेहनत करेगा, और जो पुराने गए हैं वो भी आने के लिए फिर मेहनत करेंगे, दोनों आदमी ग्राउंड पर दिखेगा। लेकिन होता क्या है, एक ही आदमी लगातार जीतता रहता है, वो ग्राउंड पर दिखते नहीं, एन मौके पर दिखते हैं। इसलिए भैया, पैसे पर ना बिके, पैसे तो कमाया जा सकता है। आप देखिए, पैसा चाहिएगा, बिहार में क्या होता है, बिहार में लोगों को इंस्टेंट लाभ चाहिए, सरकार 10,000 दे देगी, वोट ले लेगी। भाई 10,000 देना ही है तो शुरुआत में दो, 5 साल मौका दो, 10,000 देकर 5 साल मौका दो, हम देखें 10,000 में कितना काम करेंगे। आप एक मतलब यूं कहे कि कल एग्जाम है और मैं आज रामबाण दे दूं, तो एक दिन एक रात में कितने बच्चे पढ़ पाएंगे। चुनाव के पहले 10,000 दे देंगे और हमारा वोट खरीद लेंगे। तो बिहार में देखिए ये सब लगा रहता है, 10,000 लोगों को तुरंत फायदा चाहिए,
घर की मालकिन कह दी कि न नीतीश कुमार के वोट देना, 10,000 दलखीन, आगे 2 लाख दथिन। तो इन सब थोड़ा सा मेंटेलिटी को बदलना होगा, थोड़ा बेहतर करना होगा और चुनिए। नीतीश कुमार नो डाउट सब अच्छे हैं, विजय कुमार सिन्हा सब अच्छे हैं, ललन सिंह अच्छे हैं, क्योंकि मुझे किसी से कोई पर्सनली कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं तो लखीसराय की आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं तो जनता की आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं तो अपने आसपास के लोग की, मुझे पर्सनली उनसे ना कोई बैर है ना पर्सनली कोई लाभ है, मैं तो इस फील्ड में हूँ ही नहीं। जी तो मैं बस लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सोच समझकर कुछ नया को दे, जिससे पुराने को भी अलर्ट रहे कि इस बार अगर अच्छा मैंने काम नहीं किया तो मेरी कुर्सी जा सकती है। जी तो ये दोनों फील्ड में रहेंगे तो मजा आएगा, खेल दिलचस्प होगा और फिर विकास की गंगा बहेगी। सर, रेलवे को लेकर के जो होती है परेशानी, आप कहीं जाते हैं तो देखते होंगे रेलवे का हाल बड़ा खराब रहता है। वहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता है कि किस तरीके से लोग जा रहे हैं, किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लटक के जा रहे हैं, गिर जाए क्या होगा, वहाँ खतरा को नहीं देखते। लेकिन जैसे ही आप अपनी दोपहिया वाहन लेके निकलेंगे तो सिपाही जी रोक लेते हैं आपको कि हेलमेट लगाए हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो भाई आप जब खुद चला रहे हैं, सरकार को ये भी तो देखना चाहिए सर कि जो जनता के लिए है, सबसे ज्यादा वहां मरते हैं लोग, दिक्कत वहां होती है, अस्पतालों में मरते हैं, तो उस पर क्यों नहीं ध्यान देती है सर? देखिए फिर वही बात आ गई। देखिए होता यूं है कि सरकार बहुत अच्छा काम भी कर ले, लेकिन सरकार के बहुत सारे स्टेप हैं। सरकार एक दिन में तो बहुत बड़ा एक्शन ले नहीं सकती है। जी दूसरी बात है कि सरकार एक टीम है, हम्म, सरकार अकेले तो है नहीं। जी सर। जैसे मोदी जी कोई योजना लाए, नीतीश कुमार जी कोई योजना लाए, तो उसका आधार धीरे धीरे पहुंचता है मुखिया और बाढ़ तक। तो बीच में कुछ ना कुछ लीकेज है, पानी चली तो है लेकिन बीच में लीकेज हो जाता है, जिसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें नहीं मिल पाती है जो होनी चाहिए। और सरकार का भी कुछ हो सकता है, दायरा हो, सरकार कुछ अपनी तरीके से सोचती हो। तो सरकार जो ट्रेन में सुविधा देती है, देखिए हम लोग का दिक्कत ये है कि हम लोग आदमी बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से ट्रेनें नहीं है। चीन जापान बुलेट ट्रेन पे चला गया, हम लोग सपना देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। फिर मुद्दे की बात वही आ जाती है कि बदलाव को चुनना होगा, कुछ ना कुछ ट्विस्ट करना ही होगा। जब तक जाति धर्म के नाम पर वोट पैसे के नाम पर दिया जाएगा, दिक्कतें होती रहेगी। कुछ बदलाव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी के साथ नहीं हूँ कि आप आरजेडी को दे दो, कांग्रेस को दे दो, जो आपको लगे एक बार दो, अच्छा नहीं करे फिर दूसरे को दो, दूसरा अच्छा नहीं करे तीसरे को दो। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना रहा चाहिए। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई तो कुछ नया विजन लेके आई, कुछ गलती की होगी तो वो आउट है। तो ऐसा होना चाहिए। हम लोग युवाओं को भी राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। अगर कुछ लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, नो डाउट जाना चाहिए, उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तभी विकास होगा। और बात रही ट्रेन की, तो देखिए ट्रेन की संख्या कम है और यात्री की संख्या ज़्यादा है और समय का भी अभाव है, जिसके कारण से वो उसी ट्रेन में जाने को विवश होते हैं। इस कारण से बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। सरकार को इसमें बहुत बड़ा कदम लेना चाहिए। और बात रही बाइक की, तो हेलमेट लगाना काफ़ी ठीक ही है। अच्छी बात है सर, वो हम नहीं बोल रहे थे। मेरा यही कहने का उद्देश्य था कि जब आप निजी वाहन रहता है उस पर तो बढ़िया से आप देखते हो कि क्या व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन जब वही सरकार चलाती है वही चीजें, तो उसमें व्यवस्था कहीं नहीं देखता है कोई। बस वही बात है कि सरकार एक सिस्टम है, सरकार जो है ऊपर से कुछ आदेश देती है, लेकिन फिर व्यवस्था, मजदूरी, हम लोग का पलायन, भीड़ भाड़। अब हम लोग को एक समय में बहुत ज़्यादा में जाना है, ट्रेन ही नहीं है, कम है। तो कुछ ना कुछ तो विकास अछूता है, जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं। जैसे जो हम लोग के जैसे इंसान हैं, राजनीति से डरते हैं या देखते हैं कि बहुत मुश्किल है या जो भी लगता है, जाना नहीं चाहते हैं, तो उसको लेकर के क्या कहिएगा आप, किस नहीं नहीं, तरीके नो डाउट राजनीति में सबको जाना चाहिए। जी आप मेरा अगर
थोड़ा फेसबुक देखेंगे तो मैं राजनीति में भी सक्रिय हूँ। मतलब राजनीति मीन्स मैं किसी दल या नहीं, मतलब मैं मुद्दे की बात करता हूँ और हमेशा विरोध करता हूँ कि जो चीज़ें नहीं है वो नहीं है, मैं उस चीज़ का विरोध करता हूँ। जैसे स्कूल नहीं है तो मैंने विरोध किया, जैसे विकास नहीं हुआ तो विरोध हुआ, अगर इस बार विकास होता है तो मैं समर्थन में हूँ। मतलब सिंपल है कि आप में से कुछ पढ़े लिखे युवा अगर राजनीति की ओर मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति का आयाम बदलेगा। तो इसलिए नो डाउट जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में जाओ, लेकिन अपना 100% दो। मतलब राजनीति युवाओं को करनी चाहिए, नो डाउट, एकदम बिंदास करनी चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए, सरकार से जो आपकी मांगे हैं उसको रखनी चाहिए। तो युवा को तो मैं सलाह दूंगा कि राजनीति करनी चाहिए, परंतु देखिए राजनीति में शुरू में वही हो जाता है कि आर्थिक मजबूती होनी चाहिए, आर्थिक संपन्नता होनी चाहिए, तभी जैसे घर भी तो चलना चाहिए। तो अभी फिलहाल राजनीति के साथ साथ जो है आप तैयारी पर विशेष ध्यान दें। अगर आप पूर्ण रूपेण से राजनीति में जाना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है तो आप जा सकते हैं। नो डाउट सर, बहुत सारे लोग अमीर परिवार से रिश्ते रखते हैं, मतलब वो है, तो उनके लिए बोल रहे थे हम सर। हाँ तो वो जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। जी सर, सोशल मीडिया पे ये जो गाने चलते हैं, तो आप किस तरह के गाना सुनते हैं, पहले ये बता दीजिए। देखिए गाने तो मैं बहुत कम सुनता हूँ, जैसे और गाने भोजपुरी तो एक लेवल तक ठीक है, लेकिन अजीब अजीब गाने आ जाते हैं। कोई भी आज कलाकार उठकर कुछ अजीब अजीब गाना गा देता है, इस पर बैन होना चाहिए। ये मिस गाइड कर रहा है बच्चों को, युवाओं को मिस गाइड कर रहा है। तो गाने आपको परफेक्ट सुनने चाहिए, ठीक है, जिसमें कोई भी अश्लील वर्ड, कोई भी इस तरह का कंसेप्ट ना हो जो मादक या भ्रामक टाइप का हो, मतलब कुछ। और खासकर भोजपुरी में ना जाने क्या हो गया है, उस तरह का चीज चल रहा है, तो इस तरह की चीजें पर बैन होनी चाहिए। अपराध को लेकर के बात करते हैं थोड़ा सा, कि पटना में हुआ है अभी हाल ही फिलहाल में, दो, ये जो नीट वाला छात्रा थी जहानाबाद की, उसके साथ रेप हो गया, और सिपाही लोग का कहना था कि नहीं आत्महत्या करी है, लेकिन बाद में आया रिपोर्ट तो पता चला कि बलात्कार है, जबकि बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे परिवार की तरफ से कि बलात्कार ही है। तो इसको लेकर के बवाल हुआ, और क्या है नहीं है, राजनीतिक मुद्दे को लेकर के तो बात हुई ही, कैसे काम करती है। हम चाहते हैं कि जो बच्चे डर गए हैं उनको किस तरीके से काम करना चाहिए। बहुत सारी लड़कियों को हमने देखा है, वो कह रही हैं कि अब हम कभी पटना नहीं आएंगे। देखिए फिर तो ये वही बात हो गई कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कुछ खाया और मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं उस चीज को खाना ही छोड़ दूं, ये तो फिर गलत बात है। देखिए उन छात्रा के साथ गलत हुआ, सरकार उसे इंसाफ दिलाई, ये तो सरकार का मुद्दा है। हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया पर उठा सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगा कि देखिए आपको ले डूबने के लिए सारे तैयार हैं, ले डूबने के लिए सारे तैयार हैं। सबसे पहले आपको अपना जो माइंड सेट है वो क्लियर करना है। देखिए इसमें सबसे दोष न लड़कों का है न लड़कियों का है, और आजकल इस तरह का कल्चर ही हो गया, और ये कल्चर जो है फिल्मों से आया है, ये कल्चर बॉलीवुड से आया है, भोजपुरी से आया है। लोग फिल्म देखकर मोबाइल के इस्तेमाल से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस तरह का कल्चर जान पाए। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप इनसे बचें। आप अपने घर के हालात को देखें, पिताजी का क्या हालात है, किस हालात में आपको वो पैसा दे रहे हैं, माँ किस हालात में आपको सपोर्ट कर रही है। आपका माइंड सेट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको इधर उधर नहीं करना है। आप इधर उधर करेंगे तो सारी दुनिया आपको ले डूबने के लिए तैयार है। आप मौज करेंगे तो फिर दिक्कत है, आपको अपना एम तैयार करना होगा, फिर मौज कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट।
सब लोग अपने जीवन में मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, एक लाइफस्टाइल जिएंगे। लेकिन सबसे पहला एम है जो पटना में रूम में हॉस्टल में जाकर पढ़ रहे हैं, उनसे निवेदन होगा कि आप पढ़ने अगर गए हैं तो सिर्फ पढ़ें, ठीक है। आप घूम रहे हैं तो अपना पार्क में घूमें, आप अपने ग्रुप में। अब लड़के लड़कियां स्टेशन पे घूम रहे हैं, ये पार्क में घूम रहे हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है। दुनिया तो लूटने के लिए बैठी है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। राम है तो रावण भी है, नो डाउट। ये तो कलयुग है भाई, तो राम है तो रावण भी, अच्छाई है तो बुराई भी है। अब आप किसका हाथ पकड़ेंगे, अच्छाई का या बुराई का, ये तो आपका माइंड सेट होगा ना। आपको 1.5 kg का दिमाग है, आप 9, 10, 11, 12 पढ़कर नीट की तैयारी करने गए, इंजीनियर की तैयारी करने के लिए गए हैं, तो ये आपको समझना होगा कि आप बुराई का हाथ पकड़ेंगे कि अच्छाई का। आपके अंदर भी अच्छाई है। और मैं लड़कों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको देखकर किसी की माँ, किसी की बहन अपना रास्ता बदल दे, तो बताइए आप में और कुत्ते में क्या अंतर है। सिंपल सी बात है। कुत्ता भौंकता है तो हम लोग डर से सोचते हैं ई गली से नहीं वो गली जाए, और आपको देखकर अगर मान लीजिए कि कोई अपना रास्ता बदल रही है, तो फिर आप में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं। इसलिए मैं लड़कों से भी कहना चाहूंगा, लड़कियों से भी कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि भाई आपके ऊपर देश टिका है। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगले प्रधानमंत्री आप में से कोई होगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप में से कोई मुख्यमंत्री होगा, आप में कोई लखीसराय के डीएम होंगे, तो आप कुछ नया कर सकते हैं। आप कुछ अपनी सोच को बेहतर करिए। मौज मस्ती लाइफ टाइम हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन एक अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल तक आप फिल्म देखकर अपने आप को माइंडसेट ना करें। फिल्म भैया काल्पनिक है, वास्तविकता ये है कि 50 से 500 करोड़ का सफर केवल सुनील शेट्टी तय कर सकते हैं, वो भी फिल्म में। असलियत में कोई चमत्कार नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थी जी, स्टूडेंट जी, बहन जी और भाई जी, एकदम क्विट अपना माइंडसेट रखिए कि आपको करना क्या है। चलिए सर, इन गंभीर मुद्दों पे तो हम बहुत बात किए। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि खेल और कला को, जैसे अभी पहलवानी हुआ था और क्रिकेट भी खेला गया था लखीसराय के क्यार के मैदान में, और बड़े स्तर से खेला गया था, कबड्डी अभी हुआ है। जी जी। तो इन चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे एक्टिविटी, खेल कूद, बहुत सारा लखी महोत्सव। तो ये जो डीएम साहब आए हैं मिथिलेश मिश्र, कुछ यूनिक आइडिया और यूनिक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं कि लखीसराय में भी कुछ परिवर्तन हो। तो मैं इसका पूरा स्वागत करूंगा, और हमारे जो भी इनके आयोजक हैं और डीएम साहब का एकदम खुले दिल से सपोर्ट करूंगा। और मैं चाहूंगा कि ऐसा हो, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई कुछ हो। और डीएम साहब से मैं अपील करूंगा कि कुछ कॉन्टेस्ट हो जाए, जैसे सर? जैसे कि सारे कोचिंगों वाले को बुलाया जाए, सारे स्कूल वाले को बुलाया जाए, और एक ओपन टेस्ट हो। सेट उनकी टीम करे, 9 का पाठ्यक्रम हो, 10th का पाठ्यक्रम हो, एक लेवल हो, सेट 1, सेट बी, ठीक है। पहले गांव से आए, फिर जिला पर हो, यूनिक, उसमें कोई टीचर नहीं, सेट उनकी टीम करे, या 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन हर टीचर सेट करे। एक क्विज हो, जिससे एक माहौल बने कि लखीसराय में कुछ हो रहा है। तो इस तरह का कॉन्टेस्ट अगर हो तो मजा आएगा, खेल दिलचस्प होगा। परीक्षा को लेकर के सर, जैसे ये क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि आप 2-2 सेट करें टीचर्स लोग, तो ये क्या विद्यार्थियों से परीक्षा को लेकर के बोले? जी, जैसे बीच बीच में स्कूल में या डीएम साहब जो है, जैसे कि गांधी मैदान हो गया, एक ओपन टेस्ट रख दे कि आप लोगों का टेस्ट है, और टेस्ट में जो अच्छा करेंगे उनको डीएम साहब पुरस्कृत करेंगे। और ओवरऑल हर ईरा से क्वेश्चन आना चाहिए, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, कुछ खेल से, कुछ लखीसराय से। तो इस तरह का अगर कॉन्टेस्ट हो, कबड्डी तो हो ही रहा है, बैडमिंटन भी हुआ था, पहलवानी भी हुआ, तो एक क्विज टाइप का हो तो फिर बच्चों पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा जी। उत्सुक रहेंगे जी। लोग, ये कि डीएम साहब से मुलाकात हो जाएगी और हमारा प्रदर्शन भी बेहतर हो जाएगा। जी, कुछ तो मतलब यूनिक टाइप का होना चाहिए। जी सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे ये बोले आप जो। तो और ये जो पर्यटन को लेकर के आप थोड़ा बोले थे, उसको लेकर के विस्तार से बताइए थोड़ा सा कि ये जो है लाल पहाड़ी, इस पे भी बौद्ध धर्म को लेकर के मिली है। जैसे देखिए, लाल पहाड़ी
कि आसपास अगर म्यूजियम बना होता, ये मेरी सोच है, जरूरी नहीं कि मेरी सोच से सभी लोग सहमत हो, लेकिन मेरी सोच क्या है कि लाल पहाड़ी के अगर आसपास म्यूजियम होता तो मैं बच्चों को कहता कि देखो ये लाल पहाड़ी है और यहाँ से जो निकला यहाँ मौजूद है। अब लाल पहाड़ी वहाँ है और वहाँ से जो चीजें निकली वो कहीं और है, जी तो एक कंसेप्ट बिल्डिंग होता। उसके बाद लाल पहाड़ी में हमारी धरोहर है, धरोहर का पूरा गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है और इसमें सरकार प्रशासन ही जिम्मेवार नहीं है, हम लोग भी जिम्मेवार है। हम लोग 14 जनवरी जाते हैं, चिड़िया बेनाम खाक फेंक देते हैं, तो वो हमारा भी अधिकार है कि वो गंदा ना करे। तो दोनों मिलकर उस धरोहर को बचा सकते हैं। वहाँ आसपास कुछ ऐसा खेल कूद का आयोजन हो जाए। उसके बाद सिंगरी ऋषि में भी कुछ विकास हो, वहाँ दुकानें बने, डैम में कुछ नौका विहार हो। सिंगरी ऋषि के अलावा जो हमारे आसपास का चीज है, जैसे क्रिमला पार्क, एक समय था काफी जोर शोर से क्रिमला पार्क हुआ, लेकिन अभी वो मतलब बंद ठंड बस्ते में है। तो कुछ कुछ होना चाहिए परिवर्तन। जब तक हम लोग नहीं करेंगे, लोग को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? जी जैसे बाहर से लोग आते हैं तो लखीसराय में बोलते हैं कि कहाँ घूमने चले, तो हम लोग कहते हैं अब कहाँ घूमने चले, आइए खाइए पीजिए रूम में रहिए। लेकिन बाहर जाते हैं तो कुछ तरह से अशोक धाम होना चाहिए, इस तरह का अशोक धाम को कुछ डेवलप करना चाहिए। अशोक धाम के आसपास कुछ चीज़ें डेवलप हो, कोई छोटा सा पार्क हो, फुलवारी टाइप की हो, मतलब कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट हो कि बच्चे वहाँ जाएं। जी और कोई बाहर से भी आए तो उनको घुमा सके, दिखा सके कि हमारे यहाँ भी घूमने लायक है। जो हम जाते हैं तो वहाँ वो लोग घुमाते हैं और दिखाते हैं कि हमारा बेहतर है, तो हमें अजीब लगता है कि हमारा शहर इतना बढ़िया नहीं है, उसी को लेकर के सर बोल रहे हैं। तो ये होना चाहिए, अनुरोध है जो बनाने वाले हैं व्यवस्था उनसे कि ये सब कीजिए आप लोग। और सर ये जो व्यवस्था बनी हुई है लखीसराय में, जाम वाला, इसको लेकर के आपको क्या लगता है कैसे मुक्ति हो? सुनने में तो आ रहा था कि नदी की तरफ से एक मैरीन ड्राइव बनेगा, जी सर, इसको लेकिन लेके हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए मतलब ऐसे ही बात करने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट तो उसको नहीं कह सकते क्योंकि उस दिन जीत की बधाई दी जा रही थी विधायक जी को। तो यहाँ हम सड़कों पे बात कर रहे थे लोगों से, तो गुस्सा भी दिखा उनको कि जैसे आप नाराज़गी जाहिर कर रहे थे इनसे, वैसे ही नाराज़गी कुछ लोग कर रहे थे कि काम तो इनको करना पड़ेगा। तो उसको लेके और एक बोल रहे थे कि विकास होगा, वो पुल का निर्माण शुरू हुआ है और एक मेरीन ड्राइव भी बनेगा, तो उसी को लेके बोल रहे थे। बोलिए सर, मेरीन हाँ, ड्राइव। तो ये मतलब सुनने में आया है। और लखीसराय से किऊल का जो पुल है वो तैयार हो रहा है, काम चल रहा है, मैंने देखा है। तो मे भी हो सकता है कि हमने इनको दोबारा चुना है और इस बार तो बहुत ज्यादा विरोध में चुना गया है, तो हो सकता है कि ये बहुत बेहतर काम करे। मे बी मैं भगवान से दुआ करूंगा कि कुछ ऐसी सन्मति दे और ये लखीसराय में विकास की धारा बहा दे, मेरिन ड्राइव बनाए, जाम से मुक्ति हो, बाईपास को ठीक तरीके से लोगों को बताएं कि बाईपास में किन गाड़ियों को जाना है। अभी तो मान लीजिए कि जब मन करता है लोग जाते हैं, जब मन करता है नहीं जाते हैं, बड़ी गाड़ी कब उधर से जानी है, ये सब रोड मैप सिस्टम तैयार हो और मे बी शायद हो जाए। ऐसा तो उन्होंने कहा है जीत के बाद। जी। नदी जो इतनी गंदी हो रही है क्यों नदी, उसको लेकर के आपके न्यू क्या विचार आता है? किऊल नदी गंदी ही नहीं, मतलब मान के चलिए विलीन हो गई है। जी जी मैंने तो बचपन नदी किनारे ही देखा है, पहले जल था, लेकिन बालू माफिया इतने व्यापक तरीके से बालू निकालते हैं कि अब नदी तो समाप्त हो गई है। तो फिर वही है, सरकार, प्रशासन और जनता की ही भागीदारी लखीसराय की दिशा और दशा तय कर सकती है। चलिए सर, बढ़िया लगा बात करके आपसे और बहुत अच्छा लगा कि टाइम दिया आप सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फिर आएंगे कभी सर आपसे बात करने के लिए कुछ दिनों के बाद, तो अलग अनुभव आपसे ले करके जाएंगे। बहुत कुछ सीखे आपसे सर और बहुत सारी चीज़ें हमें मिली आपसे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से मैं जितने दर्शकों तक पहुंच पाऊँ धन्यवाद। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं और अच्छा जिएं।
आप भी जिए, लोगों को भी जीने दें। और कुछ लोग कमेंट में हो सकता है ये कहेंगे कि सर ने बहुत सारी बातें की, तो सर लखीसराय को क्या दे सकते हैं? जी तो सर। देखिए, मेरी कुछ लिमिटिंग है, मेरी कुछ सीमा है। मैं तो ना नदी बना सकता हूँ, जी। ना नदी को साफ कर सकता हूँ, ना सड़कें बना सकता हूँ। मैं केवल मुद्दा उठा सकता हूँ। जी सर। और रही बात मैं क्या दे सकता हूँ, तो मैं एक शिक्षक हूँ। मैं गरीब बच्चों को, बहुत सारे हमारे संस्थान में ऐसे हैं जो आधी-आधी फीस पर भी पढ़ते हैं, जिनके माता-पिता नहीं होते हैं, उनको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। तो मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं शिक्षा दे सकता हूँ। तो मैं बस यही चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपसे जो बन पाए लखीसराय को दीजिए। हम लोग एक साथ लखीसराय को बेहतर से बेहतरीन बनाएँ और बिहार के मानचित्र में लखीसराय का भी नाम रोशन हो। बस यही कामना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।